प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। बच्चों आपको बताना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता होगा सर, अगर परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तो 4 लगाते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, क्या पूछेगा बच्चों आपसे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 लगाते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। बच्चों गलती नहीं करना है, बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया आपके एग्जाम में। बताओ एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो आपका आंसर होगा सर 14 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और बच्चों अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है तो आप 3 लगाओगे। और अगर पूछे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है तो आप 7 लगाओगे। ओके बच्चों क्लियर हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से कोई आ जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। देखो बच्चों फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं वो कैसे दोष होते हैं। तो बच्चों वो क्रिस्टल दोष है ना। राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में कौन लघु परासी है। बच्चा पार्टी यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। देखो यहाँ पे हमारा लघु परासी होता है, हमने क्या बताया था। अगर आपसे क्या पूछेगा बच्चा पार्टी, अगर आपसे पूछे क्रिस्टल या फिर आपसे पूछे ओ क्रिस्टल, यही पूछेगा ना बच्चा पार्टी। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं, और जिसकी नहीं होती उसे ओ क्रिस्टल कहते हैं। देखो क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस हमारा असमदैशिक होता है। याद रखना बच्चों, क्रिस्टलीय क्या होता है, असमदैशिक होता है। याद रखना, उल्टा क्रिस्टलीय क्या होता है, असमदैशिक होता है, जबकि अक्रिस्टलीय क्या होता है सर, ये समदैशिक होता है। यहाँ पे समदैशिक लिख लिए। अब देखो बच्चों आपसे पूछेगा क्रिस्टल कैसा होता है। क्रिस्टल हमारा दीर्घ परासी होता है। क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, याद रखना, क्रिस्टल क्या होता है सर, दीर्घ परासी होता है, जबकि अक्रिस्टलीय क्या होता है, लघु परासी होता है। लघु परासी बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना, हमारा जो है अंतर भी पूछ दे कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर स्पष्ट करो, एकदम लगा सकते हो ना बच्चों। और यहाँ पे लघु परासी है जो कि अक्रिस्टलीय होता है। कौन सा अक्रिस्टलीय है, क्वार्ट्ज ग्लास हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक करते चलना सभी बच्चे। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा पांचवा नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। अक्रिस्टलीय नहीं है इसका मतलब क्रिस्टल पूछा गया जो कि हमारा हीरा है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। हीरा जो होता है हमारा कौन सा होता है बच्चों, कोवेलेंट क्रिस्टल या फिर नेटवर्क क्रिस्टल भी इसे बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है सर क्योंकि इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर भी होगा 6 नंबर सवाल का जवाब। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। क्या होगा बच्चा पार्टी, आपके सामने प्रश्न दिया गया है, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारा ये है प्रति किलोग्राम विलायक है बच्चों, यानी कि हमारा होगा मोल बटा में कौन सा केजी जो कि द्रव्यमान में होता है, यानी कि हमारा कौन सा होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर मोलरता होगा। अगर बच्चों लीटर में हो, मोल पर लीटर हो तो ये मोलरता होता है, जबकि मोल पर केजी हो तो मोलरता होता है। मोल पर केजी हो तो मोलरता होता है बच्चों, याद रखना। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 8 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। 8 नंबर सवाल है, विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है।
विलयन में विलय तथा विलाय के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। राइट आंसर बी होगा। हमारे साथ आंसर को लगाते चलो, रिवीजन करते चलो, सारे प्रश्नों को याद है तो लगाते चलो, आंसर को याद नहीं है तो याद करते चलो। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 9 नंबर सवाल है, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है? बच्चों बताओ, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? उल्टा परासरण के द्वारा। आपको पता है ना, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च दाब डालकर विलयन से पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध किया जाता है, उसे ही ना हम लोग उल्टा परासरण कहते हैं बच्चा पार्टी। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी पदार्थ की विलयता किन बातों पर निर्भर करती है? यहाँ पे करने वाले का नाम पूछा गया है। विलय की प्रकृति पर करती है, विलायक की प्रकृति पर भी करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पर भी करती है बच्चों, यानी कि इनमें से सभी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो बच्चों, वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलो 11 नंबर सवाल देखो, विद्युत रासायनिक सेल में जिंक के क्षय पर क्या होगा? जल्दी से बताओ। विद्युत रासायनिक सेल में बच्चों जिंक के क्षय पर क्या होता है? सर ऑक्सीकरण होता है। विद्युत रासायनिक सेल में जिंक के क्षय पर ऑक्सीकरण होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो ये रहा 12 नंबर सवाल, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? बच्चों जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चा पार्टी क्या होगा? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ ड्राई सेल इज कौन सा होगा? देखो बच्चों, हमने क्या बताया था, अगर शुष्क सेल का पूछे तो 1.5 वोल्ट होता है, और अगर मरकरी सेल का पूछे तो 1.35 वोल्ट होता है। दोनों को याद रख लो, एग्जाम में कोई भी आए तो आप लोग लगा के आओगे। चलो ये रहा 13 नंबर सवाल, सेल स्थिरांक क्या होता है? वही वाला बात हो गया बच्चा पार्टी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बच्चों 2 नंबर में आपसे पूछेगा सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हो, तो बस इतना लिख देना, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि बच्चों एल बटा में कौन सा? ए हो जाएगा। यहां से अगर करते हो लंबाई का सेंटीमीटर में ले लेते हो बच्चा पार्टी, और ये हमारा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हो, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो बच्चा 1 सेंटीमीटर ना, यानी कि इसे लिख सकते हो सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों इसका मात्रक पूछे कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर इनवर्स लगाना, और ये वाला तो एल बाई ए वाला करेक्ट होगा ही। राइट आंसर बी हो जाएगा 13 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चा पार्टी एकदम क्लियर करते चलो, शांति दिमाग से देखो, ये रिवीजन क्लास है, आपको रिवीजन करना है इस क्लास में सिर्फ। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 14 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? बच्चा पार्टी लगा दो, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को। बच्चों देखो, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक सर ओम होता है, और इंटू में मीटर होता है, लेकिन हमारा ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पे है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम वाला बच्चों, यानी कि हम लिखेंगे, व्युत्क्रम कहने का था कि 1 बाय, और ये हम लिख देंगे ओम इंटू मीटर या फिर सेंटीमीटर, इसको ऊपर करे लग जाएगा ओम इनवर्स, और यहाँ पे मीटर इनवर्स लग जाएगा। मीटर इनवर्स लिख सकते हो बच्चों, या फिर अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे बच्चों, यानी कि इसका मात्रक भी हम बता देते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है कौन सा होगा? कौन सा कारक है बच्चों? टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कंसंट्रेशन होगा, इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे हो तो बच्चों क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ओके बच्चों, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना बच्चा पार्टी, हम कुछ मांगते हैं जी, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना बस, ये बहुत सारा प्यार आप लोग बनाए रखे हो, तो इसलिए सारे बच्चे, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? सर निश्चित होती है। किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है एक्टिव वेट पर बच्चों, किस पर सर? सक्रिय भार पर। 17 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो
18 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। आर्हेनियस भैया का समीकरण क्या होगा? बताओ ना बच्चा पार्टी, क्या होगा? आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है? के बराबर क्या होता है सर? ए ई माइनस का ई ए बटा में आर टी होता है। यही वाला बात है ना बच्चा पार्टी? कौन सा हो जाएगा? के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी। राइट आंसर ए होगा 18 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। जल्दी से बताओ बच्चों, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में होता है? बताओ 19 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? 2 और 3 के बीच होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है। किसी भी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, इतना दिया गया है, तो इसका अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बच्चों? वेग समीकरण में प्रयुक्त, यानी कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को बच्चा पाठी क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। 2 प्लस में 1 बराबर 3। सर 1 कहाँ है? देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं है तो 1 मान लो ना। 1 होता 2 1 3 हुआ। राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 21 नंबर सवाल है। रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया? यहाँ पे बच्चा पार्टी देखो ना, यहाँ पे केमिकल जो ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? रासायनिक अधिशोषण है। आपका आंसर होगा सर अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा जो होता है किलो जूल पर मोल में, वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है बच्चा पार्टी। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि रासायनिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या होती है, वो भी किलो जूल पर मोल में। तो 40 से 400 बच्चा पार्टी एकदम रिवीजन कर लो। चैट सेक्शन में एक बार लिख भी दो ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ। शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चों शोषण वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ हो, उसे हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं। अब बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा सर? वो हमारा अधिशोषण और अवशोषण दोनों होगा। राइट आंसर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बच्चा पार्टी आंसर को लगा रहे हो ना आप लोग? और क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। जितने बच्चे नहीं क्यों एकदम बड़ा सा बुरा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता? नहीं दिखाने वाला का बात बताओ बच्चों। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है शर्करा विलयन। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा शर्करा विलयन। करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 24 नंबर सवाल है। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। वो हमारा वैद्युत कण संचलन हो जाता है। क्या होता है सर? वैद्युत कण संचलन। करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आगे बढ़ते हैं जी। 25 नंबर सवाल है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है किसके द्वारा? बताओ बच्चा पार्टी किसके द्वारा? पेप्टाइजेशन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 26 नंबर सवाल है। गैलेना किसका है बच्चों? गैलेना पीबीएस गैलेना का नाम है ना। ये पीबी लेड का बच्चों राइट आंसर भी होगा। अगर पूछे एचजीएस क्या होता सर? जिसे हम लोग सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? सिनेबार कहते हैं। ओके ये किसका होता है? मरकरी का अयस्क होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों। जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो कौन सा अयस्क होगा? कौन सा है बच्चा पार्टी? लगा दो ना। क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉपर पायरेट। अच्छा बच्चों पता है क्या कॉपर पायरेट का सूत्र क्या होता है सर? CuFeS2 एकदम याद रखना बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट है। चलो 28 नंबर सवाल है। निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? वैद्युत धातु कर्म का उपयोग किसके निष्कर्षण में होता है? आपका आंसर होगा सोडियम। कौन सा सर? सोडियम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो। पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? देखो बच्चों जैसे ही हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, आप जल्दी से लगा दोगे। कौन सा? MnO2 को कहते हैं ना पायरोलुसाइट। बताओ ये क्या है सर? Mn मैग्नीज। करेक्ट आंसर भी होगा। अगर Mg होता तो मैग्नीशियम कहते, लेकिन MnO2 है ना सर। राइट आंसर भी होगा 29 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो बहुत अच्छे।
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या बच्चा पार्टी? ये हमारा MnO2 से ये हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 का निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? यहाँ पे बच्चा पार्टी साइनाइड विधि का कौन सा, चाहे वो हमारा गोल्ड हो या फिर कौन सा सर सिल्वर हो या फिर कौन सा सर गोल्ड हो, कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी बच्चा पार्टी? ये कहलाती है फ्रेगलन। राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? वो कौन सा? लौह मोलिब्डेनम का बच्चों। राइट आंसर भी होगा। आप बोलोगे सर ये Fe जो होता है ये किसका कार्य करता है और MO क्या होता है? देखो बच्चा पार्टी Fe जो होता है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है सर? ये हमारा उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि ये MO जो होता है, यहाँ पे MO की जगह ये हो गया। कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, एक मिनट आपको ये समझाने के लिए बता देते हैं। सर ये Fe जो होता है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है और MO जो होता है ये वर्धक का कार्य करता है। बच्चों याद रखना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होगा? जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक पोटेंशियल वैल्यू? कौन सा होगा? बताओ बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से बताओ कौन सा सर? ये हमारा फास्फोरस है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल देखो। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का कौन सा H3PO4 अगर ओलियम का पूछे H2S2O7, अगर हमसे पूछे कौन सा पूछेगा सर? अगर हमसे फ्रियोन का पूछे, फ्रियोन का CCl2F2, उसके बाद और भी कुछ पूछेगा क्या बच्चा पार्टी? ऐसे नाइट्रिक एसिड पूछेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब तो बच्चा वाला सवाल हो जाएगा ना बच्चा पार्टी, इसीलिए याद रखना। चलो 35 नंबर सवाल देखो। वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन वाले भैया है। वर्ग 17 वाले हैलोजन है। उसके बाद कैल्कोजन कौन है बच्चा पार्टी? ये तो वर्ग 16 वाला है ना। वर्ग 16 वाला क्या होगा? कैल्कोजन हो जाता। संक्रमण तत्व ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, जल्दी से बताओ। 3 से 12 वाला हो जाता ना, 3 से लेके 12 वाला, जिसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? डी ब्लॉक वाले भैया है ना, डी ब्लॉक वाले, ये वाला होता है डी ब्लॉक एलिमेंट वाला। उत्कृष्ट गैस सबको पता है सर 18 वाला है। कौन सा सर? वर्ग 18 वाला उत्कृष्ट गैस होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो। 36 नंबर सवाल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है सर? अधातु होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? यहाँ पे बंध ऊर्जा सबसे अधिक होता है किसका? सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा। निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है बच्चों? कौन सा है बताओ? 38 नंबर सवाल का जवाब F2O होगा। 38 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील कौन सा होगा? सबसे कम वाष्पशील वाला H2S होता है। सबसे कम वाष्पशील कौन है बच्चों? H2S। करेक्ट आंसर सी होगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल है। सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना बच्चा पार्टी, कौन सा? अम्लीय गुण तो प्रदर्शित करेगा, ऑक्सीकारक का गुण भी प्रदर्शित करता है, पानी सोखने का गुण, ये सारा का सारा गुण इसी के पास है बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? क्रोमियम वाला भैया है कौन सा? +6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? एकदम मुक्त अवस्था में कौन सा बच्चों? सोना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को लगाते चलो। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करते चलो। देखो ये रहा, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? आयरन का कैथोड चढ़ा दो बच्चा पार्टी। आयरन का
कैथोड बनाकर। 43 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, कौन है भाई उसका नाम बताओ। संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक कहाँ है सर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कौन सा होगा भाई मेरा, हमें लगता है कि इनमें से कोई नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक है ना भाई, एकदम भटक कैसे सकते हैं हम लोग। और डी ब्लॉक वाला होता है ये हमारा संक्रमण तत्व, और एफ वाला को क्या कहते हैं पता है ना, एफ वाले भैया को कहते हैं सर अंतः संक्रमण होता है। कौन सा होता है, अंतः संक्रमण वाला पूछता तो हम एफ ब्लॉक लगाते, लेकिन यहाँ पे संक्रमण तत्व है, इनमें से कोई नहीं, एकदम करेक्ट हो जाएगा 44 का। डी के अलावा कुछ लगाओगे ना बच्चा पार्टी गलत हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो सदस्य होगा वो कौन सा, निकेल होगा क्या, हाँ निकेल करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 46 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में जो उपस्थित रहता है उसका नाम होता है कोबाल्ट। क्या है सर, कोबाल्ट, करेक्ट आंसर ए है। चलो 47 नंबर सवाल है, K4 एफिशिएंट 6 है एक प्रकार का, क्या होगा, K4 एफिशिएंट 6 क्या है, द्विक्लवन है। क्या है सर, द्विक्लवन, राइट आंसर ए होगा 47 का, एक द्विक्लवन बच्चा पार्टी। यहाँ पे एक मिनट, हमारा तो K4 एफिशिएंट 6 है ना बच्चा पार्टी, K4 एफिशिएंट 6 हमारा जटिल लवण होता है, यहाँ पे द्विक्लवन नहीं होगा, क्योंकि पोटास एलम वाला वो अलग बात होता है। ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा 47 का, बी होगा ना, ये हमारा पोटेशियम फेरोसाइनेट होता है। यहाँ पे देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला बात अलग है, तो ये हमारा जटिल लवण होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, क्लोरोफॉर्म और जिंक और जल के द्वारा अपकरण से क्या बनता है, बताओ बच्चों क्या बनेगा, जल्दी से बताओ सर, मेथेन बनता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक किसका होता है बच्चों, अगर आपके सामने आए कौन सा, COI ये वाला किसका होता है, अगर ये वाला बात हो तो सर ये कीटोन होता है, और CHO एल्डिहाइड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है बच्चों पता है क्या, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। एल्कोहल का सर OH होता है, कीटोन का जस्ट हमने बताया ना ये CO होता है। ओके बच्चों, राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भटकना नहीं है, गलत नहीं करना है। 50 नंबर सवाल देखो, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन ग्रुप को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जल्दी से बताओ फटाफट से बच्चा पार्टी, क्या होगा। ओके कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट आंसर ए होगा। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होगा, एम क्लोरोफेनिकोल होता है क्या बच्चों, राइट आंसर सी होगा 51 का। चलो आगे बढ़ते बच्चों, क्लास को एक बार लाइक कर देना जी। ये रहा, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा सर बताओ ना, मैथिल अल्कोहल, कौन सा, CH3 और OH। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे क्या बच्चों, 53 नंबर सवाल है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन यानी कि इसका ऑक्सीकरण कराया था बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिला था, ये प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमारा मिला था CHO मिला था, ये कौन सा था, एल्डिहाइड था। और अगर हम एल्डिहाइड का कराए थे ना बच्चों तो वो मिला था RCOOH मिला था। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां से क्या मिल रहा है सर, ये मिल रहा है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एसिड किस में सर, एक अम्ल, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल देखो, 54 नंबर सवाल है, क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है किससे, किससे बच्चा पार्टी, एसीटोन होगा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, क्या होगा इसका राइट आंसर सर, एसीटोन से अभिक्रिया करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड, क्या लगा रहे हो आप लोग जल्दी से बताओ, CH3COOH। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल का जवाब बताओ,
ये रहा निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक होगा? एस्टर वाला कौन सा होगा? ये तो एल्डिहाइड है, ये होगा एस्टर वाला COOR हो जाएगा, ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो 57 नंबर सवाल है, एसीटामाइड कैसा होता है? एसीटामाइड के बारे में कुछ बताओ बच्चों। उभयधर्मी होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या सर कितनी होगी? 58 का बताओ कौन सा? 3 होती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एनिलीन क्या होता है सर बताओगे क्या? यानी कि बच्चों बेंजीन रिंग के साथ बच्चा पार्टी, याद रहे यहां पे याद रख लेना, बेंजीन रिंग के साथ बच्चा पार्टी अगर हम क्या जोड़ते हैं तो NH2 को जोड़ देते हैं, NH2 को जोड़ते, यही तो हमारा हो जाएगा एनिलीन वाला बात। और इसमें जो पाई बॉन्ड होता है वो 3 होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा ना। चलो हाँ अगला नंबर यानी कि C6H5NH2 होता है। देखो ये रहा, प्राइमरी एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे प्राइमरी एमीन है बच्चों, बताओ क्या होगा? प्राइमरी एमीन की पहचान बच्चों किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर आएगा कौन सा सर? CHCl3+KOH के द्वारा, राइट आंसर भी हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर आपसे पूछे कि ये प्राथमिक एमीन के जो होता है क्रियाशील मूलक क्या होता है, आपका आंसर होगा सर R होता है और NH2 होता है, यही वाला होता है ना सर, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखो, C3H9 अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? C3 यानी कि बच्चों प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ये सारे के सारे व्यक्त किया जाता है C3H9 अणुसूत्र के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? यहाँ पे बच्चों सेकेंडरी एमीन जो प्राप्त होगा वो किसको अवकृत करने पर? एमाइड को, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 62 नंबर सवाल है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11, राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों ग्लूकोज का बताओगे क्या? ये चीनी पूछे या फिर सुक्रोज पूछे, दोनों का यही होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ ग्लूकोज का क्या होता है? जल्दी से बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? वो होता है कौन सा सर? C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है, यही वाला होता है ना बच्चा पार्टी, याद होगा, राइट आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 64 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित है? यहाँ पे भैया दूध में उपस्थित है, बताओ कौन सा होता है उपस्थित? वो होता है लैक्टोज, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन बच्चों किससे स्रावित होगा, बताओ कौन सा होगा? राइट आंसर अग्न्याशय के द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? इसमें कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, जिसकी कमी के कारण बेरी बेरी वाला रोग हो जाता है, यानी कि 66 का राइट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, ऐसे हम बताए बच्चा पार्टी, ये वाला भी क्लियर कर देते हैं। ये जो होता है बच्चों ये विटामिन B1 का नाम है, कौन सा बच्चों? ये विटामिन ए का नाम होता है, और ये विटामिन बी है। विटामिन बच्चों ये कौन सा होता है? B1 होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में पता होगा सर, ये विटामिन कौन सा? सी होता है। और ये राइबोफ्लेविन बच्चों भी ये विटामिन कौन सा होता है? ये विटामिन B2 होता है, याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है, F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? बच्चों जल्दी से बताओ ये किसका मोनोमर है? यानी कि ये मोनोमर आपको पॉलीमर बताने हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? टेफ्लॉन का, राइट आंसर ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? यहाँ पे बच्चों एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बच्चों आप कह सकते हो MgOH का, होल ट्वाइस वाला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट? कौन सा होगा? लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ए, ये सारा का सारा बच्चों राइट आंसर डी होगा 70 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों सर एक ही
प्रश्न को कराते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आपको पता होगा कि सर हमने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करा चुका है, जितना भी सिलेबस में होता सारा कुछ करा चुका है, आपके एग्जाम में एक भी छूटने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा का रिवीजन भी अगर साथ होता चले तो अच्छा रहेगा ना। इसीलिए बच्चों आपको हम रिवीजन भी कराते जा रहे साथ साथ, ताकि आप भूल ना पाओ, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ। ओके बच्चों, हमारा मेन मकसद है कि आपका अच्छा नंबर आ जाए, बस यही होता है बच्चों। ओके जी, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।